Good evening, a very good evening to all of you. Good evening, everyone. A very good evening. And today is the second lecture of issue of shares. तो बेटा last class में हमने company account start करा था. And today is the second lecture. So let us continue with the same. Now study the difference between equity and preference share. बेटा बहुत important चीज बता रहा हूँ. The implied meaning of a share is a इक्विटी शेयर. तो शेयर का जो इम्प्लाइड मीनिंग है वो इक्विटी शेयर है. तो जब मैं शेयर बोल रहा हूँ तो मैं इक्विटी शेयर ही बोल रहा हूँ. ये चीज आपको माइंड में लेके चलनी, ठीक है. एक चीज उसके अलावा अब आते हैं यहाँ पे बेटा प्रेफरेंस और इक्विटी के डिफरेंस में. प्रेफरेंस का फर्स्ट पॉइंट क्या है? फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड. पहली बात तो शेयर है तो डिविडेंड हो. एक चीज तो क्लियर है, ठीक है. प्रेफरेंस का फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड है. बेटा कभी भी प्रेफरेंस शेयर देखोगे अगेन जैसे डिबेंचर्स का फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट था. हर एक डिबेंचर के आगे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइंड होता है. सेम इज द केस विद प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है. तो हर एक प्रेफरेंस शेयर के आगे उसका रेट ऑफ डिविडेंड डिफाइंड होगा, ठीक. जैसे आपका हो गया 6% प्रेफरेंस शेयर, 7% प्रेफरेंस शेयर, 8% preference share. What is that? 7, 6, 7, 8%. That is their fixed rate of dividend. That is their fixed rate of dividend. Getting the point? Fine. चलो तो बेटा ये होता है. और अगर हम इक्विटी की बात करें बेटा, इक्विटी का मुझे बताने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऊपर हम पढ़ के ऑलरेडी आ चुके हैं. तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यही कवर होगा, ठीक है. तो फर्स्ट हम ऊपर पढ़कर आए इक्विटी में कि डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड. देयर डिविडेंड इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द कंपनीज अर्निंग्स. व्हाटएवर द कंपनी अर्न्स, सम पार्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयरहोल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड सम पार्ट इज रिटेन्ड बाय द कंपनी. The part which is distributed is known as payout ratio. The part which is retained is known as retention ratio. वहां तक जाने की जरूरत नहीं, ठीक है. चलो इसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स बेटा कन्वर्टेबल भी होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल भी होते हैं. बट शेयर्स जो है इक्विटी शेयर्स, दे आर ऑलवेज नॉन कन्वर्टेबल. इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर सिक्योरिटी. बेटा इक्विटी शेयर कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता. बट प्रेफरेंस शेयर अगेन टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बहुत सारे, ठीक है. तो डिपेंड करेगा कि पार्टली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, फुली कन्वर्टेबल है, तो कौन सा टाइप है प्रेफरेंस शेयर का. तो वो आपको उसके लिए टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है. तो अगर आप ऐसे नोट्स बांधते रहोगे तो वो खत्म ही होगा कभी. इतना डिटेल में है ये फाइनेंस में, ठीक है. बट आपके लिए जितना रिलेवेंट है वो सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे कवर अप कर रहा हूँ. सो प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड बट इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड, दे आर नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है. बेटा थर्ड पॉइंट बड़ा अच्छा है. थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट्स फाइनल क्लेम इन प्रेफरेंस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. बेटा ये पॉइंट पे मैंने बड़ा स्ट्रेस दिया था जब मैं वो डिफरेंस बता रहा था. मैंने आपको क्या बताया था? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन और लिक्विडेशन और शट डाउन ऑफ द कंपनी. जब कंपनी वाइंड अप होगी, लिक्विडेट होगी, शट डाउन होगी, ये कंपनी जब बंद होगी, who would be given the first preference? First preference is given to debenture holders. हाँ, debenture holders are always paid first because they are the liabilities. उसके बाद पेमेंट किसकी करोगे? शेयर होल्डर्स की. बट अमंग शेयर होल्डर्स देयर इज अ सर्टेन सेट ऑफ प्रेफरेंसेस. Who would be given first preference? The preference shareholders are given preference over equity shareholders. बेटा याद करो, ये अच्छा पॉइंट है बहुत, ठीक है. जब कंपनी लिक्विडेट होती है, वाइंड अप होती है, तो प्रेफरेंस किसको मिलती है? जिसका नाम प्रेफरेंस है. बस नाम याद करने का तरीका ही है, ठीक है. प्रेफरेंस किसको मिलती है? जिसका नाम प्रेफरेंस है, ठीक है. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर गिवन प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है. तो फाइनल क्लेम के टाइम पर इनको इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले प्रेफरेंस मिलती है. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट्स फाइनल क्लेम इन प्रेफरेंस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलती है ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स. बट इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय सच प्रेफरेंसेस. इक्विटी शेयर होल्डर को अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई प्रेफरेंस नहीं मिलती, ठीक. नेक्स्ट, दे मे बी रिडीमेबल और इरिडीमेबल. बेटा मैंने अभी बताया प्रेफरेंस शेयर के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, डिबेंचर्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, बट वहां तक तो हम नहीं जा रहे, ठीक है. तो ये रिडीमेबल भी होते हैं, इरिडीमेबल भी होते हैं, ठीक है. बट अगर हम इक्विटी शेयर की बात करें तो इक्विटी शेयर की एज सच कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती. वो हम ऊपर पढ़कर आए हैं. टिल द कंपनी एग्जिस्ट यू मे होल्ड द शेयर ऑफ दैट कंपनी, ठीक है. प्रेफरेंस शेयर्स आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ. बेटा अगेन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रिलेटिवली. कंपैरिजन कर रहे हैं ना हम इक्विटी और प्रेफरेंस का, तो दे आर रिलेटिवली
safe in comparison to equity shareholders, but equity shareholders are at a higher risk. Higher risk क्यों है? क्यों है हायर रिस्क? बेटा ना तो कैपिटल गेन फिक्स, ना डिविडेंड फिक्स। अगर कंपनी वाइंड अप होगी सबसे लास्ट में इनको मिलेगा, ठीक है। बट एक चीज का ध्यान रखना, इन फाइनेंस हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न, ठीक है। जितना रिस्क ज्यादा है उतना रिटर्न भी ज्यादा है, जितना रिस्क कम है उतना रिटर्न भी कम है। ठीक है, तो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, ये कहते हैं ना रिस्क एंड रिवॉर्ड का पॉजिटिव रिलेशन है। तो रिस्क भी बढ़ेगा रिवॉर्ड बढ़ेगा, रिस्क कम होगा तो रिवॉर्ड भी कम होगा। गेटिंग द पॉइंट? तो बेटा ये हमारा मेन डिफरेंसेस थे इक्विटी और प्रेफरेंस के। ना बेटा अब मुझे एक बार बताओ, यहाँ तक अगर कहीं पे कोई डाउट है आपको भी, इसके बाद मैं कुछ एमसीक्यूज पे लेके चलता हूँ। एमसीक्यू ज्यादा नहीं है, फिर मुझे मेन आना है जर्नल पे। फिर हमें आज जर्नल स्टार्ट करना है और जर्नल मुझे एक एंड तक कराना है कि यहाँ तक आपको सारे कॉन्सेप्ट्स में बता के जाऊँ, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक मुझे बताना, हमने ये सारे नोट्स को यहाँ से पढ़ लिया है, एक एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है। लेट मी नो इन केस यू हैव एनी डाउट, ठीक। और एक बार देख लेते हैं। अच्छा यहाँ तक तो आपने कुछ बताया ही नहीं राघव। नहीं राघव, मैं ट्रेडिंग नहीं करता, ठीक है। ट्रेडिंग करी है मैंने, मेरे फैमिली मेंबर्स ने भी करी है, बट मैं एक्टिव ट्रेडर नहीं हूँ, ठीक है। एक्टिव ट्रेडर वो होते हैं जो डेली इंट्राडे पे ट्रेड करते हैं। इंट्राडे मतलब सेम डे बाइंग एंड सेलिंग, क्या वो एक्टिव रहते हैं मार्केट में। सो आई डोंट हैव मच ऑफ टाइम, ठीक है। आदर्श को तो कोई डाउट नहीं, ठीक। चलो बेटा मैंने ये बता दिया, रिस्क एंड रिवॉर्ड का पॉजिटिव रिलेशन है। तो कहते हैं ना मोहब्बत की आंधियां हैं, मोहब्बत की आंधियां हैं, टकराने में ही तो मजा है। मोहब्बत की आंधियां हैं, टकराने में ही तो मजा है। अगर बढ़ना ही है एक दिन तो मोहब्बत में क्यों नहीं, ठीक है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड का पॉजिटिव रिलेशन है बेटा। जिसको समझ आया आया, जिसको नहीं आया बेटा कोई बात नहीं, ठीक है। अभी जो मैंने बोला फिर वो अपना पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक। चलो बेटा हम चलेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। एमसीक्यूज हमने कुछ करे थे लास्ट क्लास में और हम आज करेंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं करेंगे आज, एक दो ही एमसीक्यूज है इससे रिलेटेड, ठीक है। बेटा हमने 4th 5th करा था, 15th और 19th करा था, उसके बाद हम आते हैं 20th पर। हाँ ये सब हमने करे थे, इसके बाद आते हैं 20th एमसीक्यू। रिजेंबल, बेटा रिजेंबल का मतलब, रिजेंबल मीनिंग, अच्छा 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 एक सेकेंड। चलो हिफ्जा ने बहुत अच्छा मैसेज किया सर, कोई डाउट नहीं है। हाँ हाँ सुनाऊंगा बेटा पूर्वा, इसके ऊपर भी सुनाऊंगा आपको कि इश्क का दरिया है डूब जाने में ही मजा है। ये बहुत लंबा है, बहुत लंबा, ठीक है। इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, कभी टाइम आएगा तब सुनाएंगे, अभी नहीं। अभी मेरा आई एम नॉट, माई थ्रोट इज ऑल्सो नॉट वेल, ठीक है। रिजेंबल का तो एक ये मीनिंग होता है कि सेम, सिमिलर, लुक अलाइक, यस। ओके सो बेटा 20th पे एमसीक्यू पे आते हैं। 20th एमसीक्यू क्या कह रहे हैं हमें? टू होम, बहुत इजी है ये तो। टू होम बेटा ये बिल्कुल इजी है, ये सारे हम कर चुके हैं ना, ये बहुत इजी है, बिल्कुल डायरेक्ट है, ठीक है। सर हम भी लिखते हैं इसलिए कोलैब किए, कोलैब किए बेटा, अच्छा चलो ठीक है बेटा, आप मुझे डीएम करना, ठीक है। ओके सो whom, to whom dividend is given at a fixed rate in a company। बेटा अभी तो पढ़ कर आए हैं सर, ये अभी आपने 2 मिनट पहले पढ़ाया, अब आपको यहाँ पढ़ाओगे, मतलब ही नहीं होता बेटा, क्या पढ़ाने की जरूरत है। पहली बात तो यहाँ बात किसकी हो रही है? डिविडेंड की। बेटा बहुत जीनियस बच्चे हैं यहाँ पे, बहुत जीनियस बच्चे हैं, ठीक है। वो लिख के आएंगे डिवेंचर होल्डर, बेटा यहाँ डिविडेंड लिखा है, ठीक है। टू whom dividend is given at a fixed rate in a company। बेटा डिविडेंड के फिक्स रेट की बात हो रही है, इंटरेस्ट के फिक्स रेट की बात नहीं हो रही, ठीक है। डिविडेंड फिक्स रेट कहाँ पे होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। टू होम डिविडेंड इज गिवन एट अ फिक्स्ड रेट इन अ कंपनी। कंपनी में फिक्स रेट का डिविडेंड किसको दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट? नाउ लेट्स नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 21st ये बेटा। नेक्स्ट इसमें क्या रहा है? द शेयर्स ऑन विच the shares on which there is no any prefixed rate of dividend। बेटा ध्यान से पढ़ना। the share on which there is no any prefixed rate of dividend, जहां पे फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है। एक चीज तो माइंड में आ गई, चलो देयर इज नो एनी प्रीफिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं है, बट इज फ्लक्चुएटिंग एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ
प्रॉफिट्स आर कॉल्ड। सर अभी तो पढ़ाया, अभी कि इसमें क्या लिखा है, जहां रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं है, हर साल फ्लक्चुएट करता है प्रॉफिट के हिसाब से। सर हमें पता है इक्विटी शेयर्स, हमें पता है सर इक्विटी शेयर्स, तो वो उनको क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। अभी तो पढ़ाया और 3-4 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, देयर डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द कंपनीज अर्निंग्स। कितनी बार पढ़ लिया डिटेल में, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई डाउट का स्कोप बचा, तो इसका आंसर हो गया ए। तो बेटा 21st का भी मिल गया हमें, 20th भी मिल गया, ठीक है। बाकी हमने लास्ट क्लास में करे थे, और बाकी हम थोड़ा पहले जर्नल पे मूव करेंगे, क्योंकि जर्नल मुझे आज की डेट में कराना ही कराना है एनी हाउ, ठीक है। चलो बेटा मुझे बता देना अगर यहाँ पे एमसीक्यू में कोई डाउट है, नहीं है तो हम आगे जर्नल पे चलेंगे। तो बेटा डिविडेंड फिक्स रेट का किसको दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और फ्लक्चुएटिंग रेट का अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स किसको दिया जाता है, इक्विटी शेयर्स, ठीक है। चलो बेटा लेटेस्ट नाउ मूव ऑन। तो बेटा एमसीक्यूज अभी इतने ही है इसमें, और बहुत ज्यादा नहीं है, बाकी थियोरेटिकल है, तो थियोरेटिकल एस्पेक्ट तक हम पहुंचे नहीं है, पहले हम जर्नल अपना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बेटा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मैंने इस चैप्टर की बहुत अच्छे से करी है आपकी, तो कहीं आपको वहां पे स्कोप नहीं रहना चाहिए, ठीक। बेटा जर्नल पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपका बेस बनाऊंगा, उसके बाद ये सारी जर्नल एंट्रीज को समझेंगे एक एक करके, ठीक है। ओके, हाँ बेटा ये आंसर्स आपने ठीक करे हैं, यस आंसर्स भी आप ठीक दे रहे हो, तो गुड टू सी योर रिस्पॉन्सेस। चलो बेटा अब आते हैं हम यहाँ पे, जर्नल करने से पहले बेटा एक चीज समझते हैं, हमने हिस्ट्री समझ ली है, हमने यहाँ पे हिस्ट्री समझ ली है कि शेयर्स जो है एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है कंपनी के लिए, ठीक है। कंपनी इश्यूज शेयर्स एंड रेजेस मनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक, ठीक है। कंपनी शेयर इश्यू करके जनरल पब्लिक से पैसे रेज करती है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक। अब जब फंड रेज करती है या पैसे जब जनरल पब्लिक से रेज करती है, एक प्रोसीजर होता है। अब वो प्रोसीजर समझना क्या प्रोसीजर है, ठीक है। मान लेते हैं कंपनी, मान लेते हैं कंपनी 10,000 शेयर्स इशू कर रही है, ठीक है। कंपनी 10,000 शेयर्स इशू कर रही है at the rate of ₹10 each. Supposingly the company is issuing 10,000 shares at the rate of ₹10 each. तो कितना हो गया अमाउंट, 1 लाख का अमाउंट हो गया, ठीक है। द कंपनी इज इशूइंग 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 each, ठीक है। तो कंपनी कितने फंड्स रेज करना चाहती है, 1 लाख रुपीज। चलो अभी कितने फंड रेज करना चाहती है उसको छोड़ ही देते हैं ना, कंपनी ने इतने शेयर्स क्या करे हैं, इशू करे हैं, कंपनी ने इतने शेयर मार्केट में इशू करे। बेटा मार्केट में इशू करने का मतलब है कि मार्केट में इतने शेयर्स अवेलेबल हैं एट द रेट ऑफ ₹10 each, ठीक है। इतने शेयर्स मान लेते हैं कंपनी ने इशू करे, बाकी तो आपको पता ही है इशू क्या कर रही है, जनरल पब्लिक से फंड्स रेज कर रही है, क्योंकि जब शेयर इशू करेगी तो लोग इसको खरीदेंगे, इसके शेयर होल्डर बनेंगे और कंपनी को पैसे देंगे, ये प्रोसीजर है, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये मैं बता चुका हूँ कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे हैं एट द रेट ऑफ ₹10 each, ठीक। तो कंपनी इसका मतलब 1 लाख रुपीज जनरल पब्लिक से रेज करना चाहती है, ठीक। चलो तो कंपनी ने जब इशू करे हैं, अब मार्केट में इशू करने से बेटा पैसा नहीं आता, सिर्फ इशू करने से पैसा नहीं आता, जब इसको लोग खरीदेंगे तब कंपनी के पास पैसा आएगा। एक चीज समझो, ठीक है। आपने बोला कि कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू करे एट द रेट ऑफ ₹10 each, इसका मतलब कंपनी के पास 1 लाख रुपए आ गए। बेटा आए नहीं है अभी, कब आएंगे, जब इसको लोग खरीदेंगे, इसको बाय करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अब कंपनी जब शेयर इशू करती है तो 10,000 शेयर अवेलेबल है, अवेलेबल सिर्फ 10,000 ही, ठीक है। एक शेयर ₹10 का, ठीक। लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो एक कंपनी है, थोड़ा एक एग्जांपल लेके समझना, मान लो ये कंपनी है, कंपनी ने अपने शेयर 10,000 इशू कर दिए मार्केट के अंदर, ठीक है। एक शेयर ₹10 का है, 10,000 शेयर इशू कर दिए। अब 10,000 शेयर मार्केट में है, लोग उसको खरीदने के लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे। कोई 200 के लिए अप्लाई करेगा, कोई 300 के लिए अप्लाई करेगा, कोई 500 के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है। कोई 200 शेयर के लिए, कोई 300, कोई 500 शेयर के लिए अप्लाई करेगा। तो लोग क्या करेंगे, उस शेयर को खरीदने के लिए अप्लाई करेंगे। जब शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके साथ एक टोकन मनी भी देनी पड़ेगी, उसे बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। तो कंपनी को तब एप्लीकेशन मनी से समझ में आता है कि कितने लोग इसको खरीदने में इंटरेस्टेड हैं,
बेटा कॉन्सेप्ट समझना, एंट्रीज तो बेटा 1-2 मिनट के अंदर याद हो जाएंगी सारी, ठीक है, सारी एंट्रीज याद हो जाएंगी, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, बट कॉन्सेप्ट समझना। कंपनी ने 10,000 शेयर मार्केट में इशू कर दिए, ठीक है, एक शेयर 10 रुपए का है, ठीक। अब उसको खरीदने के लिए क्या आएंगे, लोग आएंगे, लोग उसको खरीदने के लिए अप्लाई करेंगे, अप्लाई जब करेंगे तो उसके साथ एक एप्लीकेशन मनी पे करेंगे। कंपनी को एप्लीकेशन मनी से समझ में आएगा कितने लोग इसको खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक। तो सबसे पहले कंपनी ने इसका ना एक ब्रेकअप कर देती है। मान लो कंपनी ने एप्लीकेशन मनी मंगाई है, कंपनी ने सबसे पहले एप्लीकेशन मनी मंगाई है ₹2। कंपनी ने एप्लीकेशन मनी मंगाई है ₹2 पर शेयर। अब जिसने 200 शेयर के लिए अप्लाई करना है, जिसको 200 शेयर जो शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड है, वो 400 रुपए देगा। जो 300 के लिए जिसने अप्लाई करना है, वो 600 रुपए देगा। तो कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रख दी ₹2 पर शेयर। जिसको इस शेयर को खरीदने के लिए अप्लाई करना है, वो एप्लीकेशन मनी पे करेगा एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर। बस ये होती है एप्लीकेशन मनी। तो सबसे पहला प्रोसेस तो ये हो गया कि कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आती है। कंपनी के साथ एप्लीकेशन मनी आती है, तब कंपनी को पता चलता है कि मेरा शेयर खरीदने में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। अभी हम नॉर्मल केस लेंगे। अभी नॉर्मल केस क्या लेंगे, हम मान लेंगे कि जितने शेयर कंपनी ने इशू करे, उतने ही लोगों ने उसको सब्सक्राइब कर लिया और सारे के सारे पैसे रिसीव हो गए। तो मान लो कि 10,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी कंपनी ने रिसीव करी, इसका मतलब कंपनी ने 20,000 रुपए रिसीव कर लिए, ठीक है। अब क्या, अब कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली, ठीक है, और कंपनी ने फिर क्या करा, वो 10,000 शेयर्स शेयर होल्डर्स में, या इन्वेस्टर बोलेंगे, हाँ, उनको शेयर होल्डर बना दिया, सबको शेयर देंगे, ठीक है। तो कंपनी ने अपने 10,000 शेयर पूरे के पूरे क्या कर दिए, अलॉट कर दिए। कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव करी, फिर उनको शेयर दे दिया, ठीक है, शेयर दे दिया। तो उनको शेयर दिए, मिला है सिर्फ ₹2 देके। अभी ₹8 उस शेयर होल्डर ने देने हैं। बेटा मेरी बात समझ आए तो मुझे बताना, ठीक है। अभी ₹8 उस शेयर होल्डर ने देने हैं, ठीक है। अब वो जो ₹8 देगा, वो कैसे देगा, वो शेयर होल्डर जो देगा ₹8, वो इंस्टॉलमेंट्स में देता है। अब एक इंस्टॉलमेंट है पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और उन इंस्टॉलमेंट्स के कुछ नाम होते हैं। अब उस इंस्टॉलमेंट के नाम क्या होते हैं, पहली इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट मनी। बेटा शुरू शुरू में थोड़ा टाइम लग सकता है, उसके बाद इजी लगेगा। दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम है फर्स्ट कॉल मनी। दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम है फर्स्ट कॉल मनी। और जो भी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी ना, उसके साथ फाइनल लग जाएगा, ठीक है। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं हम सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी। सो बेटा सबसे पहले शेयर्स कंपनी ने इश्यू करें एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ठीक। चलो हिफ्जा ने बता दिया सर, कोई डाउट नहीं। ओके, दर्पण ने भी बता दिया। ओके चलो, गुड टू सी योर रिस्पॉन्सेज कि डाउट आपको यहाँ पर तक कहीं नहीं। चलो बेटा, कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करें एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। इसका मतलब द कंपनी वांट्स टू रेज ₹1 लाख फ्रॉम द जनरल पब्लिक, ठीक है। अच्छा, जब 1 लाख रुपए जनरल पब्लिक से रेज करना चाहती है कंपनी, तो सबसे पहले जनरल पब्लिक उसको खरीदने के लिए अप्लाई करेंगे। जब अप्लाई करेंगे तो उसके साथ कुछ एक टोकन मनी पे करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। तो सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है, जिससे कंपनी को पता चलता है कि कितने लोग मेरा शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड है। हाँ, फर्स्ट केस जो मैं ले रहा हूँ वो नॉर्मल केस ले रहा हूँ। नॉर्मल केस में इसके जितने लोगों ने अप्लाई करा, उतने लोगों को शेयर दे दिया, ठीक है। अब सबको शेयर मिल चुका है, 10,000 शेयर हमारे हो चुके हैं। 10,000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट कर दिए, ठीक है। शेयर होल्डर्स बन चुके हैं। अब बाकी कंपनी जितने भी शेयर होल्डर हैं, सबने कितना पे किया अभी, ₹2 पर शेयर। बाकी के पैसे अभी नहीं दिए, ठीक है। अब बाकी के पैसे दे विल पे इन इंस्टॉलमेंट्स। तो आगे हमारे क्या है, इंस्टॉलमेंट्स के नाम है। अब ये बेटा ये इंस्टॉलमेंट्स के नाम है, ये जो मैंने लिखा ना, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। अब दैट टोटली डिपेंड्स कि कंपनी ने कितनी इंस्टॉलमेंट्स बनाई हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। एप्लीकेशन मनी बेटा इंस्टॉलमेंट नहीं है, एप्लीकेशन मनी तो लोगों ने पहले पे करी है। ये जो 3 है ना हमारी, अलॉटमेंट से लेके सेकंड एंड फाइनल कॉल, बेटा ये हमारी क्या है, इंस्टॉलमेंट्स। दीज आर द इंस्टॉलमेंट्स, ठीक, दीज आर द इंस्टॉलमेंट्स। तो ये इंस्टॉलमेंट्स वो पे करेंगे, ठीक। अभी ये इंस्टॉलमेंट्स के नाम है। अब इंस्टॉलमेंट्स हमारी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है,
और हो सकता है इंस्टॉलमेंट्स हमारी हो ही ना, इकट्ठा कंपनी ने एप्लीकेशन पे मंगा ले। तो जो क्वेश्चन में गिवन है हमें उसके हिसाब से चलना है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतने ही होंगी। मतलब अगर कंपनी ने 3 पार्ट्स में पैसे मंगाए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, पॉसिबल है। कंपनी ने 4 पार्ट्स में मंगाए, पॉसिबल है। कंपनी ने 5 में मंगाए, पॉसिबल है। कंपनी ने 2 में मंगाए, पॉसिबल है। तो किसी भी वो फॉर्म में हो सकती है। तो ये लिमिट नहीं है इंस्टॉलमेंट्स की। जो क्वेश्चन में गिवन है हमें अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फिर आएगी अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, जो भी लास्ट होगी उसके साथ लगेगा सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो फाइनल कॉल उसके साथ है जो लास्ट है। हो सकता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी खत्म हो जाए। तो मान लेते हैं कंपनी ने अलॉटमेंट मनी मंगाई ₹3 पर शेयर, कंपनी ने फर्स्ट कॉल मंगाई ₹4 पर शेयर, कंपनी ने ₹1 मंगाया ₹1 पर शेयर। बेटा वो तो इंस्टॉलमेंट्स है ना, वो कितनी भी अमाउंट की हो सकती है। तो सर ये तो इंस्टॉलमेंट्स है, इंस्टॉलमेंट सेम अमाउंट की नहीं होती। बेटा ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये वो इंस्टॉलमेंट नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये ईएमआई नहीं है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये शेयर्स की इंस्टॉलमेंट है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो वो जो कंपनी कहेगी उस हिसाब से चलेंगे, जो क्वेश्चन कहेगा उस हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो हमें अपना वहां पे कोई अजम्पशंस नहीं है। वो क्वेश्चन में सब कुछ गिवन होगा, तो आपको कुछ एज्यूम नहीं करना। सर हमें ये चीज क्लियर हो गई, कंपनी पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी, उनको शेयर अलॉट कर देगी, फिर वो शेयर होल्डर क्या पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे। ये सारी इंस्टॉलमेंट्स के नाम है, बस खत्म हो गई बात। तो ये हमारी सारी की सारी स्टोरी है। अब इसी स्टोरी को हमें जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। चलो अब इसको समझते हैं बेटा, एक एक जर्नल एंट्री को। और ये सारी जर्नल एंट्री हमें समझनी है अच्छे से। सबसे पहले कंपनी क्या रिसीव कर रही है, एप्लीकेशन मनी। बेटा जब कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी, जब कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी, इसका मैं कलर चेंज कर दूं, कुछ अजीब तो नहीं लगेगा। चलो बेटा जब कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी तो कंपनी के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। बैंक इंक्रीज होगा बेटा, बैंक इंक्रीज होगा तो एसेट इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फाइन। सो कंपनी का बैंक इंक्रीज होगा, बैंक इंक्रीज होगा तो एसेट इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कंपनी ने एप्लीकेशन मनी मंगाई है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो कंपनी ने अभी शेयर्स दिए नहीं है, पैसे मंगाए हैं। जब पैसे मंगाए हैं और पैसे किसी से आप ले लेते हो इन एडवांस, ठीक है, और उसको अभी आपने वो चीज नहीं दी, बेटा वो आपकी लायबिलिटी होती है। अभी शेयर एप्लीकेशन कंपनी के लिए जो पैसा है शेयर एप्लीकेशन का, वो कंपनी की लायबिलिटी है। तो इसीलिए उसको क्या करा है, क्रेडिट करा है। गेटिंग द पॉइंट। हाँ, जब शेयर दे दोगे तो वो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसको ये नहीं लिख रहा, ये मैंने बता दिया। कंपनी ने जब शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करी तो कंपनी के पास पैसा आया, बैंक इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी ने भी शेयर थोड़ी दे दिया, तो कंपनी ने सिर्फ पैसे लिए। जब कंपनी ने सिर्फ पैसे लिए हैं तो कंपनी के लिए जो एप्लीकेशन मनी है वो भी लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो इसलिए क्रेडिट करेंगे। और इसमें क्या हमने लिखना है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। बेटा फर्स्ट एंट्री में ध्यान रखना ये क्या है, जितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी कंपनी उतना लिखेंगे। पूरे चैप्टर के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर इससे मल्टीप्लाई करें, सर उससे मल्टीप्लाई करें, सर किससे करें, हमें नहीं समझ आता। बेटा लॉजिक लगाना ही है, लॉजिक ही है कि जितनी एप्लीकेशन मैंने रिसीव करी है, ठीक है। बाकी तो मैं एक एक कॉन्सेप्ट ऐसा बता दूंगा, गारंटीड आपको दिक्कत नहीं आएगी, प्रोवाइडेड आप सारी क्लासेस मेरी अटेंड कर रही हो, एक एक कर रहे हो, एक एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। ये प्रॉमिस अगर आप करते हो तो आई एश्योर यू कि यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस, कहीं आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। चलो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी। जितना एप्लीकेशन मनी कंपनी रिसीव करेगी वो अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, अभी तो कंपनी की लायबिलिटी थी, यस है ना, अभी तो कंपनी ने पैसे लिए हैं सिर्फ, और कंपनी की लायबिलिटी थी शेयर एप्लीकेशन में, कंपनी ने शेयर तो दिया नहीं। हाँ, नेक्स्ट एंट्री में जब शेयर कंपनी दे देगी तो कंपनी की शेयर कैपिटल में आ जाएगा। शेयर कैपिटल ऐसी बनती है कितने शेयर कंपनी ने इश्यू करे हुए हैं इनटू फेस वैल्यू, ठीक है। तो जब कंपनी शेयर इश्यू कर देगी तो कंपनी की जो शेयर एप्लीकेशन लायबिलिटी है वो खत्म हो जाएगा, एंड जो शेयर एप्लीकेशन मनी है वो कहाँ ट्रांसफर हो गई, शेयर कैपिटल में, ठीक। बाकी हम केसेस में एक एक करके और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका क्या मतलब है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, बीइंग एप्लीकेशन मनी
ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, ठीक। चलो बेटा आगे की इंस्टॉलमेंट्स की बात करते हैं, ठीक। अब कंपनी ने क्या करना है, इंस्टॉलमेंट्स लेनी है, कंपनी ने अलॉटमेंट लेनी है शेयर होल्डर से, फर्स्ट कॉल लेनी है, सेकंड एंड फाइनल कॉल लेनी है। तो कंपनी के लिए जो अलॉटमेंट मनी है वो क्या हो गई, कंपनी के लिए एसेट हो गई। देखो बेटा यहाँ पे ना बिल्कुल गोल्डन रूल लग रहे हैं अकाउंट्स के, बिल्कुल गोल्डन रूल। और बच्चे एंट्रीज याद करते हैं, बच्चे याद करते हैं, इसमें ये लिखते हैं, इसमें ये लिखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे इससे मल्टीप्लाई करो। बेटा मैं कितने एजुकेटर्स को देखता हूँ, कितने यूट्यूबर्स को देखता हूँ, पता नहीं वो क्यों करा रहे हैं ऐसे, ठीक है। मतलब आप ऑनलाइन मोड पे भी, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी इस तरह से अगर करा रहे हो तो बेटा दैट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यू शुड नो द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी एंट्रीज को याद ही कर लोगे तो बेटा वो फिर क्या कॉन्सेप्ट रह गया आपका, ठीक। मैंने अभी बताया ना, कंपनी ने अलॉटमेंट मनी रिसीव करनी है, जब किसी ने कंपनी ने पैसे लेने हैं तो कंपनी की क्या है, वो एसेट है, एसेट है ना, पैसा लेना है कंपनी ने। अगर ऐसा है तो अलॉटमेंट मनी पहले क्या होगी, ड्यू होगा, ड्यू होगी फिर रिसीव होगी, ठीक है। तो कंपनी के लिए अभी जो अलॉटमेंट मनी है वो उसकी एसेट है, तो अलॉटमेंट मनी पहले क्या होती है, ड्यू होती है। तो इसको लिखते हैं बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। और बेटा पहली 4 एंट्री अगर आपको समझ में आ गई ना, तो बस इसका मतलब आपको ये एंट्री समझ में आ गई। तो मुझे एक बार ना रिस्पॉन्स जरूर देना, बाकी के एंट्रीज तो सेम ही आ गए, ठीक है। बाकी कुछ ज्यादा नहीं है, बाकी तो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स पे भी पैसे रिसीव करने हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट एंट्री, जब आप अलॉटमेंट पे पैसे रिसीव करोगे, कंपनी का बैंक इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज होगा, डेबिट करेंगे, और जो कंपनी की एसेट थी वो खत्म हो गई क्योंकि पैसा रिसीव हो गया, ठीक है। तो पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू होती है फिर रिसीव होती है। सर डायरेक्टली रिसीव क्यों नहीं कर रहे आप पहले ऐसे क्यों कर रहे हो कि पहले अलॉटमेंट को ड्यू कर लिया, फिर रिसीव कर लिया। आप ऐसे नहीं कर सकते थे कि सीधा अलॉटमेंट मनी रिसीव कर लेते, बेटा कर सकता था। पर एक चीज मुझे बताओ ना, एक चीज मुझे बताओ ना, ठीक है। और इस दुनिया में बेटा बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करते, बहुत से शेयर होल्डर ऐसे हैं जो कि डिफॉल्ट करते हैं, पैसे ही नहीं देते कंपनी को, ठीक है। तो पहले हमें ये देखना होता है कि कितने पैसे बनते हैं और कितने पैसे आए। तो वो जरूरी नहीं है कि जितने बनते हैं उतने आए, बेटा अगर ऐसी दुनिया हो जाए तो फिर बिल्कुल ही बेटा वो फिर आप भी सुनो ना, फिर तो वो सतयुग शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये कलयुग है, ठीक है। सो वो ये इस दुनिया में बेटा ऐसा नहीं होता कि जितने पैसे ड्यू हैं उतने रिसीव भी होंगे, ठीक है। बहुत कुछ होगा, अभी मैं एक एक करके बताऊंगा आपको। चलो बेटा पहले 4 एंट्री आप कॉन्सेप्ट बताना कि समझ आई या नहीं आई। याद तो बेटा अपने आप हो जाएंगी, याद करने में कुछ नहीं है। याद तो वो पढ़ोगे बार बार करोगे याद होगे, उसमें क्या है। याद ही करना था तो फिर तो मैं एंट्री लिखवा देता, बता देता इसमें ये लिखो इसमें वो लिखो, हर क्वेश्चन याद दिलाता, याद कराता। एग्जामिनेशन में कुछ याद रहे ना याद ना रहे, वो फिर आपके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते। बेटा पहले 4 एंट्री बताओ, अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझ में आई तो बाकी की एंट्री सेम है और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो पहले कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है, शेयर्स को अलॉट करती है, फिर अलॉटमेंट ड्यू होता है, फिर अलॉटमेंट ड्यू होता है, फिर अलॉटमेंट पे पैसा रिसीव होता है। तो पहले कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव करी, लोगों को शेयर दिए, अलॉटमेंट मनी ड्यू करी, अलॉटमेंट मनी रिसीव करी। ड्यू और रिसीव की दोनों अलग अलग एंट्री होंगी। क्यों अलग अलग होंगी बेटा, अभी तो बताया कलयुग है, ठीक है। जिससे अभी देखना पड़ेगा कितने पैसे लेने और कितने पैसे आए हमारे पास, दोनों में डिफरेंस आता है। फिर क्या करना है वो बताऊंगा टाइम आने पर, ठीक है। चलो ये डॉट आ गया बेटा, आप अपना नाम क्यों नहीं लिख रहे बेटा, एक्स था पहले अब डॉट आ गया। और चलो डाउट तो किसी को नहीं है, ठीक है। डाउट तो मुझे अभी तक किसी का मिला नहीं कोई भी। हाँ बेटा अखिल, मैंने सेकेंड एंट्री एक्सप्लेन कर दिया बेटा, ये तो बताया मैंने, बीइंग एप्लीकेशन में ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर कैपिटल में जितने शेयर आपने इशू करे हैं वो आते हैं, तो जितने शेयर लोगों तक पहुंच चुके हैं वो सब आते हैं। तो जो आप एप्लीकेशन मनी है उसको ट्रांसफर करें शेयर कैपिटल पे, ठीक है बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम और मुझे 8 से एक्सीड नहीं करना क्योंकि 8 o'clock आपकी नेक्स्ट क्लास भी होती है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट आते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो पहले फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, फिर फर्स्ट कॉल रिसीव होगी, ठीक है।
बेटा आगे वाला पोर्शन तो सेम है सर, अलॉटमेंट में भी तो यही हो रहा था, पहले अलॉटमेंट ड्यू हो रही थी फिर रिसीव हो रही थी, अब फर्स्ट कॉल ड्यू हो रही है फिर रिसीव हो रही है, फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू होगी फिर रिसीव होगी, तो सर ये कराने की जरूरत ही क्या है? तो बेटा मैं करा भी कह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ होमवर्क, क्योंकि आगे की एंट्री तो सेम है बेटे। हमने क्या करा, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फिर शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, बस खत्म हो गई बात। तो पहले फिर क्या करा हमने, हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करा, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, नेक्स्ट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, इसमें भी यही है बेटा, पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है। अगेन being second and final call money due, being second and final call money received, being second and final call due, being second and final call due, being second and final call received, call due, being second and final call received, got it। चलो बेटा ये हमारा यहाँ पे ये एंट्रीज कंप्लीट होती हैं, एंड इतना ही मुझे आज अच्छे से आपको कराना था। इसके बाद हम आगे चलेंगे, और इसके बाद बेटा अब आपके बेसिक्स काफी हद तक कवर अप हो गए। मतलब बेसिक्स की अगर बात करें तो मैंने आपको बेसिक्स सारे बता दिए, अब हमने थोड़े से केसेस पे आएंगे, एट प्रीमियम, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इन सारे केसेस पे आएंगे, और उनके साथ साथ हम पैरेलली एमसीक्यूज को कवर करेंगे, और कोई भी एमसीक्यू विदाउट कॉन्सेप्ट हम नहीं करेंगे। लेट मी नो इन केस यू हैव एनी डाउट सो फार इन दिस, ठीक है भाई। बेटा एंट्रीज आपको मैंने सारी क्लियर कर दी, पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, फिर अलॉटमेंट फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल है, वो बाकी की क्या है, रेस्ट ऑफ ईयर, रेस्ट आर योर इंस्टॉलमेंट्स, ठीक। चलो, और अच्छा हिफ्जा इज सेइंग ओके, थैंक्स हिफ्जा, थैंक्स फॉर सच ब्यूटीफुल मैसेज। हाँ ये मैंने बता दिया बेटा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, ओके बेटा, नो डाउट सो फार आई कैन सी, ठीक है, कहीं पे किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके बेटा, सो द अपकमिंग क्लासेस विल बी कंडक्टेड एज पर शेड्यूल, तो सी यू ऑल टुमारो, और आगे हम कल करेंगे, ठीक है। अब आगे जो करना है वो हमने केसेस पढ़ने हैं, एक एक करके केसेस को हम कवर अप करेंगे, और उसके बाद बेटा इस चैप्टर में ना थोड़ा सा इंटरेस्ट बनने में टाइम लग सकता है, it can take around 4 to 5 lectures, but I assure you that after 4 or 5 lectures ये चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारे एमसीक्यूज करने, और इतना अच्छे से इस चैप्टर को करना है कि 12 आउट ऑफ 12, क्योंकि 12 मार्क्स की बेटे 12 आउट ऑफ 12 आपके यहाँ पे इस चैप्टर में पूरे 100% मार्क्स सिक्योर हो जाएंगी। आई एश्योर यू दिस थिंग, बट आपको रेगुलर रहना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है, घर पे अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलो बेटा, सो सी यू ऑल टुमारो एट सेम टाइम, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस इवनिंग।